नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज की इस प्रश्नोत्तरी में हम कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से और ट्रिक की सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे। और इसके पूर्व हमने 2 प्रश्नोत्तरी यूट्यूब पर अपलोड की है, जिनमें मेरे द्वारा कुल 55 प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से और ट्रिक की सहायता से हल किया जा चुका है। तो उस वीडियो को भी आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 56, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। विकल्प ए सूरदास, विकल्प बी कबीरदास, विकल्प सी बिहारी और विकल्प डी है रहीमदास। तो देखिए मित्रों, इसको सभी लोग जान रहे हैं क्योंकि हम लोग कक्षा 4 से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये जो दोहा है किसका है? रहीमदास जी का है। तो इसे भी आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। बिहारी जी की सच्चाई आप लोग जान रहे हैं। सूरदास का सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी रचना आपको कंठस्थ है। और बिल्कुल कबीरदास जी का बीचक साकी शबद रमैनी 3 भागों में है, उसे भी आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। विकल्प ए आलम, विकल्प बी रसलीन, विकल्प सी बिहारी एंड विकल्प डी मतीराम। तो जियत मरत झुक झुक परत इस वाली पंक्ति के जो रचयिता हैं, विकल्प बी रसलीन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 की बात करें तो आप देख पा रहे हैं, जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। विकल्प ए रसखान, विकल्प बी तुलसी, विकल्प सी बिहारी और विकल्प डी है कबीर। तो देखिए मित्रों, जब जब होए धर्म की हानि, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, रामचरितमानस से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 की बात करें तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? विकल्प ए रसखान, विकल्प बी तुलसीदास, विकल्प सी बिहारी एंड विकल्प डी मीराबाई। तो आप जान रहे हैं कि जो अभी आपने देखा प्रश्न संख्या 58 में रामचरितमानस की पंक्ति थी और दूसरी पंक्ति भी परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बी तुलसीदास इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 60, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। विकल्प ए माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प सी बालके शर्मा नवीन और विकल्प डी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो देखिए मित्रों, बात करें तो इस पंक्ति के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। बिल्कुल माखनलाल चतुर्वेदी की है और इनकी कविता है जवानी, जवानी कविता से लिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी को आप जान ही रहे हैं कि इनकी एक कविता है कुरुक्षेत्र, है ना, रसमृति। नवीन जी को भी आप पढ़े होंगे, बालके शर्मा नवीन जी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा। और विकल्प डी की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा और मुकुल, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 61 है, दिवावासन का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। विकल्प ए महादेव वर्मा, विकल्प बी सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर और विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए मित्रों, बात करें प्रश्न संख्या 61 की, दिवावासन का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही। तो इस पंक्ति के बिल्कुल विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। इसकी अगली पंक्ति है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता हैं। विकल्प ए कबीर, विकल्प बी जायसी, विकल्प सी मीरा और विकल्प डी है रसखान। तो आपको भी पता है कि साँच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। इस
दोहा के इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। प्रश्न संख्या 63, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों के रूप में, है ना, इसके बाद खाली स्थान है, का नाम लिया जाता है। विकल्प ए की बात करें तो बिल्कुल कुंभन दास, विकल्प बी सूरदास, विकल्प सी परमानंद दास और विकल्प डी है कृष्ण दास। तो मित्रों, आप लोग बिल्कुल इससे परिचित हैं कि अष्टछाप का मतलब होता है अष्ट कवियों का एक छाप, यानी कि अष्ट कवियों पर छाप लगा दी गई थी। अब किसने लगाई थी? तो आपने अच्छी तरह से जाना है कि विट्ठल दास ने लगाई थी। 4 वल्लभाचार्य के, जो कि इनके पिताजी थे, और 4 खुद के शिष्यों को लेकर के इन्होंने अष्टछाप कवियों का एक समूह बनाया था, जिसे अष्टछाप नाम से जानते हैं या अष्टसखा के नाम से भी जाना जाता है। 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं या उसकी बात की जाए तो सूरदास, यानी कि प्रश्न संख्या 63 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? विकल्प ए भोजपुरी, विकल्प बी प्राकृत, विकल्प सी ब्रजभाषा और विकल्प डी है अवधी। तो सब लोग जान रहे हैं कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। तो प्रश्न संख्या 64 का विकल्प डी अवधी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है, भूषण किस रस के कवि थे? विकल्प ए रौद्र रस, विकल्प बी करुण रस, विकल्प सी वीर रस और विकल्प डी है श्रृंगार रस। तो भूषण को सभी लोग जान रहे हैं कि भूषण वीर से कवि हैं। तो प्रश्न संख्या 65 का विकल्प सी इज राइट आंसर। रौद्र रस की बात करें तो रौद्र बिल्कुल, है ना, इसका स्थायी भाव क्रोध है, करुण का स्थायी भाव शोक होता है, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो इनसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी लगे हाथ आप देखते रहिए। प्रश्न संख्या 66 है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? विकल्प ए अब्दुल रहमान, विकल्प बी सरहपा, विकल्प सी शंभू और विकल्प डी है पुष्पदंत। देखिए, बात करें हिंदी का आदि कवि वही होगा जो स्वयंभू होगा, यानी कि प्रश्न संख्या 66 का हिंदी का आदि कवि की बात आ जाएगी। तो बिल्कुल हिंदी के आदि कवि हिंदी के वाल्मीकि शंभू हैं। अब्दुल रहमान की बात करें तो इनका एक संदेश राशक इनके द्वारा लिखा गया बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सरहपा का दोहा कोश और पुष्पदंत का महाड़क और जस कुमार चरित्र बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसे भी लगे हाथ आप दिमाग में रख लीजिए, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बिल्कुल इस प्रश्न को देखें तो हलवा सा प्रश्न है, पूछना ही नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो विकल्प ए की बात करें 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 7 और विकल्प डी 8। तो आपको पता है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं और यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो इनके क्रम को लेकर बन सकता है कि कौन कौन से कांड हैं। ठीक है ना। तो बाल, अयोध्या, अरण्यक, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर कांड, ये क्रम से जो रामचरितमानस से कांड है उसको आप याद कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 68 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? विकल्प ए श्याम सुंदर दास, विकल्प बी विद्यानिवास मिश्र, विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन एंड विकल्प डी हरशंकर प्रसाई। तो देखिए, व्यंग्य लेखक की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि विकल्प डी हरशंकर प्रसाई इज राइट आंसर। ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। राहुल जी की बात करें तो यात्रा साहित्य के लेखक हैं। विद्यानिवास जी की बात करें तो बड़े सुंदर निबंध लेखक हैं। श्याम सुंदर दास की बात करें तो निबंध और इतिहास इन्होंने अच्छा लिखा है। तो ये सब दिमाग में आप बैठाते रहिएगा, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है। प्रश्न संख्या 69 पे आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। विकल्प ए राजनीतिक समस्या, विकल्प बी मनोवैज्ञानिक समस्या, विकल्प सी शिक्षा समस्या और विकल्प डी है तलाक से जुड़ी समस्या। तो प्रश्न संख्या बिल्कुल आप समझ रहे हैं 69 का विकल्प डी तलाक से जुड़ी समस्या इज राइट आंसर। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 70, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी, जिसका नाम है कादम्बिनी, के संपादक कौन हैं? विकल्प ए राजेंद्र अवस्थी, विकल्प बी रमेश बच्ची, विकल्प सी राजेंद्र यादव एंड विकल्प डी दुर्गा प्रसाद शुक्ल।
तो आप देख रहे हैं कि राजेंद्र अवस्थी और राजेंद्र यादव हैं, तो ज़्यादा भटकने का चांस होगा। लेकिन दिमाग में रख लीजिएगा कि हिंदी पत्रिका जो कादम्बनी है, कादम्बनी के संपादक हैं विकल्प ए राजेंद्र अवस्थी इज राइट आंसर। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 71 है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? विकल्प ए रौद्रस, विकल्प बी करुणरस, विकल्प सी बीरस एंड विकल्प डी श्रृंगार रस। तो दिनकर की बात करें तो दिनकर जी बीरस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और बीरस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, करुण का शोक और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, इसे भी दिमाग में रखें। प्रश्न संख्या 72 की बात करें तो प्रश्न संख्या 72 है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? विकल्प ए अवसरवादी, विकल्प बी क्रांतिकारी, विकल्प सी पलायनवादी और विकल्प डी है भाग्यवादी। तो बिल्कुल निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है, इसे दिमाग में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 72 का विकल्प बी क्रांतिकारी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? अब दिमाग में रखिए, विकल्प ए पुनर्नवा, विकल्प बी परख, विकल्प सी सेवा सदन और विकल्प डी है एकदा नैमसा रणे। तो देखिए मित्रों, बात करें अगर इसमें तो विकल्प बी परख इज राइट आंसर, है ना, कि जैनेन्द्र द्वारा जो रचित उपन्यास है परख, जिसे इन्होंने 1929 में, है ना, परख किसकी होनी चाहिए? दोनों की होनी चाहिए, प्रेमी और प्रेमिका दोनों की परख होनी चाहिए। ठीक है ना, तो दिमाग में रखिएगा विकल्प बी परख इज राइट आंसर। ठीक है ना, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का है, इसे भी दिमाग में आप रख लीजिए। प्रश्न संख्या 74 की बात करें कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? विकल्प ए प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र एंड विकल्प डी बाल कृष्ण भट्ट। तो देखिए मित्रों, चूंकि इसमें बात हो रही है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? विकल्प ए सदा सुखलाल, विकल्प बी गोस्वामी विठलनाथ, विकल्प सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एंड विकल्प डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो देखिए मित्रों, जो कालिदास का, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम था, इसका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। तो प्रश्न संख्या 75 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? विकल्प ए रीतिकाल, विकल्प बी भक्ति काल, विकल्प सी आदिकाल और विकल्प डी है आधुनिक काल। तो बिल्कुल सही, स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और इसको कहने वाले जॉर्ज गियर्सन महोदय हैं। क्योंकि इस समय देखा जाए तो सूर, कबीर, तुलसी आदि जितने भी प्रसिद्ध कवि हैं, सभी कवियों का जो कार्यकाल और जन्मकाल भक्ति काल में हुआ है, इस कारण से भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 77 है कि सूरदास के गुरु कौन थे? विकल्प ए रामानंद, विकल्प बी माधवाचार्य, विकल्प सी रामदास और विकल्प डी है वल्लभाचार्य। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सूरदास के गुरु जी का नाम था वल्लभाचार्य। रामानंद कबीर के गुरु थे, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 78 है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो विकल्प ए खंड काव्य, विकल्प बी मुक्तक काव्य, विकल्प सी महाकाव्य और विकल्प डी है चंपू काव्य। तो देखिए मित्रों, आप लोग जान रहे हैं कि कामायनी जो होती है ना, एक महाकाव्य है और हर व्यक्ति कामना करता है कि हे भगवान 3-5 ना हो। 3-5 फार 1935 में। कामायनी में सर्ग कुल 15 सर्ग हैं, इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 79 है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है ना? किस कवि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया है? तो बिल्कुल विकल्प ए बिहारी, विकल्प बी रसखान, विकल्प सी घनानंद, विकल्प डी है सूरदास। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 79 का विकल्प ए बिहारी इज राइट आंसर। रसखान की बात करें तो रसखान जी बिल्कुल कृष्ण भक्ति के कवि हैं, सवैया इनका प्रिय छंद है। सूरदास जी की बात करें तो बिल्कुल कृष्ण भक्त हैं और इनका बात्सल रस बड़ा प्रसिद्ध है। रामचंद्र शुक्ल जी इनके विषय में कहते हैं कि बात्सल रस का कोना कोना झांक आए हैं और इनका वियोग वर्णन भी बहुत अच्छा है।
घनानंद की बात करें तो घनानंद प्रेम की पीर कहे जाते हैं, इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। प्रश्न संख्या 80 है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि जो महाभोज रचना है उसकी प्रधान समस्या क्या है। विकल्प ए भ्रष्टाचार की समस्या, विकल्प बी नारी समस्या, विकल्प सी की बात करें तो राजनीतिक समस्या, और विकल्प डी है मनोवैज्ञानिक समस्या। तो प्रश्न संख्या 80, महाभोज रचना की जो मुख्य समस्या है, प्रधान समस्या है, वो राजनीतिक समस्या है। विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 है, वापसी किस विधा में रचित है। विकल्प ए आत्मकथा, विकल्प बी कहानी, विकल्प सी संस्मरण, और विकल्प डी है यात्रा वृत्त। तो देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 81 की बात करें तो विकल्प बी कहानी इज राइट आंसर, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। इन्हीं की वापसी क्या है, कहानी है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 82, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। विकल्प ए व्यंग्यात्मक, विकल्प बी उपदेशात्मक, विकल्प सी यथार्थवादी, और विकल्प डी है आदर्शवादी। तो प्रश्न संख्या 82 की बात करें तो तोड़ती पत्थर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जो कि विकल्प सी एक यथार्थवादी कविता है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 83 है, फानेश्वरनाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी बिहार, विकल्प सी हिमाचल प्रदेश, और विकल्प डी उत्तरांचल। तो आप सही समझ रहे हैं, फानेश्वरनाथ रेणु जो है बिहार से संबंधित है, इसे दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 84 है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। विकल्प ए मैथिली, विकल्प बी ब्रजभाषा, विकल्प सी भोजपुरी, और विकल्प डी है मगही। तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि जो विद्यापति की पदावली है इसकी भाषा मैथिल भाषा है, और विद्यापति की जो प्रसिद्धि का आधार है वो विद्यापति की पदावली है, इसे दिमाग में रखिएगा। इसी कारण से विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, तो आप इसे भी दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 85 की बात करें, को उग्र कहते हैं, है ना। विकल्प ए रामेश्वर लाल दुबे को, विकल्प बी पांडे बेचन शर्मा को, विकल्प सी नरेश मेहता को, और विकल्प डी है अगेय को। तो आप समझ गए कि पांडे बेचन शर्मा उर्फ उग्र, दिमाग में रख लीजिएगा। पांडे बेचन शर्मा को उग्र उपनाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 82 का विकल्प बी पांडे बेचन शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86 है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। विकल्प ए महाराणा प्रताप, विकल्प बी शिवाजी, विकल्प सी जय सिंह, और विकल्प डी है तेज सिंह। तो आप जान रहे हैं कि बिहारी महाराज जय सिंह के दरबारी कवि थे, और इन्होंने उनके विषय में एक दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कवन हवाल। तो इसे दिमाग में रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न संख्या 86 का विकल्प सी जय सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 है, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। विकल्प ए नरेश मेहता, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी बाण भट्ट, और विकल्प डी है अलका सारावगी। तो देखिए मित्रों, शेष कौन रहता है, शेष तो लक ही काम करता है, लक फॉर अलका, अलका है ना, कहते हैं अलग था इसीलिए शेष रह गया। तो दिमाग में रखिएगा, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं अलका सारावगी। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 87 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। विकल्प ए राही मासूम रजा, विकल्प बी श्रीलाल शुक्ल, विकल्प सी हरशंकर परसाई, और विकल्प डी है शरद जोशी। तो राग दरबारी जो कि एक उपन्यास है, इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 88 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। विकल्प ए प्रेमचंद, विकल्प बी शिवपूजन सहाय, विकल्प सी निराला, और विकल्प डी है प्रसाद। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि पूस की कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, है ना। पूस की रात में क्या होता है, बोले प्रेम होता है, यानी कि प्रेमचंद, है ना। और इसके प्रमुख पात्र को आप जानते ही हैं, हल्कू किसान है और झबरा कुत्ता है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 90 है, ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं। विकल्प ए राम कुमार वर्मा, विकल्प बी रामवृक्ष बेनीपुरी, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद, और विकल्प डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, और ध्रुव स्वामी नाटक जो लिखा गया 1933 ईस्वी में है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 90 का विकल्प सी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है।
प्रश्न संख्या 91 है कि आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? विकल्प ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल और विकल्प डी है अजित कुमार। तो देखिए आत्मनिर्भरता की बात आ रही है तो आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 92 है कि गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र और विकल्प डी है हरिऔध। तो देखिए मित्रों बात हो रही है गंगा छवि वर्णन की, तो गंगा छवि वर्णन किसने किया है? तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया है, क्योंकि गंगा की छवि कहाँ पर? बोले सर भारत में है और उसकी छवि वर्णन है ना, दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 93 है अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं? विकल्प ए माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प बी सोहनलाल द्विवेदी, विकल्प सी हजारी प्रसाद और विकल्प डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए मित्रों जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में आप थोड़ा सा भटकेंगे, ठीक है ना। तो अनाम दास का पोथा क्या है? बोले सर अनाम दास का पोथा तो बिल्कुल हजार है, हजार फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बात करें माखनलाल चतुर्वेदी को तो एक भारतीय की आत्मा के रूप में जाने जाते हैं और इनकी एक बड़ी सुंदर कविता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सोहनलाल द्विवेदी जी की बात करें तो एक कविता इनकी है दूत बदासा, बड़ी प्रसिद्ध है, दिमाग में रख लीजिएगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को तो आप जान ही रहे हैं, इनके विषय में कुछ कहना ही नहीं, ठीक है। प्रश्न संख्या 94 की बात करें तो भिक्षुक कविता के रचयिता हैं विकल्प ए प्रसाद, विकल्प बी पंत, विकल्प सी महादेव वर्मा और विकल्प डी है निराला। तो बिल्कुल भिक्षुक निराला होता है, निराला फॉर निराला, ठीक है ना। तो 94 भिक्षुक कविता शीर्षक के रचयिता हैं विकल्प डी निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 भ्रमर गीत के रचयिता हैं विकल्प ए सूरदास, विकल्प बी घनानंद, विकल्प सी विद्यापति और विकल्प डी है शिव सिंह। तो देखिए भ्रमर गीत कौन लिख सकता है? बिल्कुल आप सही समझ गए, विकल्प ए सूरदास इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 96 है कि ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद, विकल्प बी अगे, विकल्प सी प्रसाद और विकल्प डी है जैनेन्द्र। तो देखिए ईदगाह में कब जाओ भैया? ईदगाह में जब प्रेम हो तब जाओ, ईदगाह में जाओ तो प्रेम से जाओ, प्रेम पार प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रश्न संख्या 97 है वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं विकल्प ए केदारनाथ सिंह, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प सी अगे और विकल्प डी है धर्मवीर भारती। तो देखें मित्रों वीरों का कैसा हो बसंत बिल्कुल सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्ति है, इसे आप लोग खूब गाते भी हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 98 संदेश रासक के रचयिता हैं। देखिए प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर आ गया, क्या है? विकल्प ए अमीर खुसरो, विकल्प बी अब्दुल रहमान, विकल्प सी रसनिधि और विकल्प डी है रसलीन। तो आप सही समझ रहे हैं कि संदेश रासक के जो रचयिता हैं वो हैं अब्दुल रहमान, ठीक है। प्रश्न संख्या 99 साखी के रचयिता हैं विकल्प ए रसखान, विकल्प बी सूरदास, विकल्प सी कबीरदास और विकल्प डी है रहीमदास। तो साखी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, इसके रचयिता हैं कबीरदास। साखी के 3 भाग हैं, है ना, बिल्कुल साखी शब्द रमैनी, बल्कि आप साखी के 3 भाग नहीं बल्कि साखी जो है ये बीजक का भाग है ना। तो बीजक के 3 भाग हैं साखी शब्द रमैनी, और साखी की बात करें तो साखी दोहा में रचित है। आप रमैनी की बात करेंगे तो दोहा और चौपाई में है, और शब्द की बात करेंगे तो शब्द पद में लिखा गया है, इसे दिमाग में रखिएगा। और कबीरदास की भाषा तो आप जान ही रहे हैं, पंचमेल खिचड़ी, सदुक्कड़ी और वाणी का डिक्टेटर आदि इनकी भाषा की मिसाल और पहचान के रूप में जानी जाती है। तो प्रश्न संख्या 99 साखी के रचयिता विकल्प सी कबीरदास इज राइट आंसर। और एक साखी और आप देखेंगे विजय देव नारायण शाही द्वारा लिखा गया है, तो उसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 100 है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के जो बात की जाए रचयिता हैं विकल्प ए दादू, विकल्प बी कबीरदास, विकल्प सी रायदास
और विकल्प डी है सुंदरदास। तो मस कागज, मैंने कागज नहीं छुआ है और कलम को हाथ में नहीं गहा है, तो देखिए कलम और शाही कौन, बिल्कुल कबीरदास जी, दिमाग में रखिएगा। विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 101 है कि लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहित मोरे कवित बनावत, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, है ना, कौन है? विकल्प ए केशवदास, विकल्प बी घनानंद, विकल्प सी भिखारी दास और विकल्प डी है पद्माकर। देखिए लोग लाग हैं कविता बनावत, है ना, मोहित मोरे कवित बनावत, बिल्कुल मुझे तो मेरी कविता क्या बना रही है, धनी बना रही है, दिमाग में रखिएगा, धनी धनी धना धना, धना पर घनानंद, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 101 का विकल्प बी घनानंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102 है कि अभिता उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। विकल्प ए भिखारी दास, विकल्प बी बिहारी दास, विकल्प सी देव और विकल्प डी है चिंतामणि। तो देखिए मित्रों, अगर इस पंक्ति की रचयिता की बात की जाए कि अभिता उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, है ना, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प सी देव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। विकल्प ए नारेंद्र शर्मा, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी नारेश रामनेश त्रिपाठी और विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, किसके पास? प्रसाद के पास, यानी कि इस पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है? विकल्प ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी नागेंद्र और विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल सही आपने सुना कि प्रश्न संख्या 104 का विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105 और आज का 50वां और अंतिम प्रश्न है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। विकल्प ए सुमित्रानंदन पंत, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त, विकल्प सी हरिऔध और विकल्प डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो मैं फार मैथिली चरण गुप्त हैं। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।